जैसे लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड हमारी है ना, हमारी कंट्री के अंदर आते हैं। इसी तरीके से गैलापागोस आइलैंड किसकी कंट्री के अंदर आएगा? इक्वाडोर के अंदर आएगा। करेंगे हम इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अप्रोक्सीमेटली इसमें 13 कंट्रीज हैं जो आपने याद रखनी है। बहुत सिंपल है, बट उनके कुछ खास फीचर्स हैं, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कहां से करें? कौन सी कंट्री पहले पढ़ना पसंद करोगे? कोलंबिया? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर कोलंबिया से, ऐसे घूम के हम ऊपर आएंगे। ठीक है, चलो पहले हम कहां पर है? कोलंबिया में। ठीक है, अब कोलंबिया जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करती थी? आपकी पेनामा एग्जिस्ट करती थी, है ना। पेनामा ऊपर जाकर आपके नॉर्थ अमेरिका से क्या थी? कनेक्टेड थी, है ना। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाली जो आपकी कंट्री है ना, ये कौन सी है आपकी? कोलंबिया। कोलंबिया से पेनामा कनेक्टेड है, और उसके थ्रू हम कहा जाते हैं? आपके नॉर्थ अमेरिका में। तो सबसे पहले तो आप कोलंबिया की कैपिटल लिख लो। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। क्या है? बोगोटा। कैपिटल ऑफ कोलंबिया इज बोगोटा। अब इसके सबसे यूनिक फीचर्स में से 2 पॉइंट्स आप याद रखोगे। सबसे पहले, कोलंबिया ऐसी स्टेट है या ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका की जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करेगी थ्रू पेनामा। ठीक है, तो बिल्कुल इसके हेड पे यहाँ पे आपको पेनामा दिखेगा। ठीक है, तो कोलंबिया ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका की जो उसे नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ पेनामा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इससे कौन सी सेंट्रल अमेरिका की कंट्री जुड़ी है कोलंबिया से, तो वो कौन सी होगी? पेनामा। ठीक है, ये ब्रिज का काम कर रही है नॉर्थ अमेरिका और किसके बीच में? साउथ अमेरिका के बीच में। दूसरी चीज, इसके ऊपर वाली साइड आपको दिखेगा अटलांटिक ओशन और नीचे वाली साइड दिखेगा पैसिफिक ओशन। तो ये साउथ अमेरिका की इकलौती ऐसी कंट्री है जो 2 वाटर बॉडी से क्या कर रही है? अपना बॉर्डर शेयर कर रही है, नॉर्थ में अटलांटिक और साउथ में पैसिफिक। ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। उसके अलावा कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो दोनों ओशंस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, या तो अटलांटिक वाली साइड ही है या पैसिफिक वाली साइड ही है। ये क्या है? बिल्कुल बीच में है। ठीक है, तो कोलंबिया की कैपिटल होगी बोगोटा। कौन सी सेंट्रल अमेरिका कंट्री के साथ ये कनेक्टेड है? पेनामा के साथ कनेक्टेड है, एक ब्रिज का काम करेगी। ठीक है, जोड़ेगी पेनामा नॉर्थ को साउथ के साथ, और इकलौती ऐसी कंट्री है जो 2 मेजर वाटर बॉडी से अपने बाउंड्री शेयर कर रही है, दैट इज ऊपर है अटलांटिक, नीचे है पैसिफिक। ये इसके यूनिक फीचर्स थे। ठीक है, उसके बाद हम किस में आ रहे हैं? इक्वाडोर में। दूसरी कंट्री कौन सी होगी? इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। क्यूटो, इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। ठीक है, अब इक्वाडोर में सिर्फ एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पे ना इक्वाडोर के सामने ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में ना यहाँ पे एक आइलैंड है, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड, ये आइलैंड किसकी टेरिटरी है? इक्वाडोर की। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड हमारी है ना, हमारी कंट्री के अंदर आते हैं। इसी तरीके से गैलापागोस आइलैंड किसकी कंट्री के अंदर आएगा? इक्वाडोर के अंदर आएगा। तो अगर कोई पूछ लेता है कि ये जो आइलैंड है, ठीक है, ये किस कंट्री के अंदर आएगा, तो किसके अंदर आएगा? इक्वाडोर के अंदर। ठीक है, ये याद रखोगे। ये आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एवोल्यूशन की थ्योरीज थी वो यहीं पे ओरिजिनेट हुई थी। जो आपका डार्विन था, है ना, उसने जो थ्योरीज दी थी कि कैसे इवॉल्व हुए हैं या कैसे आपकी स्पीशीज अडेप्ट करते हैं टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट या हैबिटेट, वो भी हमने यहाँ पढ़ा था। जब हम इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल नीश पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल नीश का जो एग्जाम्पल है वो इसी आइलैंड्स पे पड़ी हुई चिड़ियों से आता है। ठीक है, तो ये आइलैंड वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर है ना पैसिफिक ओशन के अंदर, उसका भी इंपॉर्टेंट बनाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं जो बार बार इरप्ट करते रहते हैं, इसीलिए भी ये क्या है? न्यूज में रहता है ये आइलैंड।
तो अभी याद कर लो कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, किस कंट्री के साथ है, इक्वाडोर के साथ है। ठीक है, तो कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया। अब हम जा रहे हैं पेरू में। कहाँ जा रहे हैं हम, पेरू में। अब हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, पेरू के अंदर। पेरू की जो कैपिटल है उसका नाम है लीमा। कैपिटल ऑफ पेरू इज लीमा। लीमा। अब जो इसकी कैपिटल है वो ही इसकी सबसे फेमस सिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2014 के अंदर हुई थी क्लाइमेट चेंज की समिट। इस समिट का नाम है लीमा समिट। लीमा समिट, ठीक है। ये जो लीमा समिट 2014 में हुई थी, इसी ने फाउंडेशन रखी थी पेरिस समिट की। जो आप पेरिस एग्रीमेंट पढ़ते हो ना, है ना, COP21 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था। उस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी चीजें आपने फाइनलाइज की थी उसकी डिस्कशन लीमा समिट में हुई थी 2014 में। और लीमा कहां पर है, पेरू की कैपिटल, पेरू के अंदर। ठीक है, कृपया याद रखिएगा इस शहर को भी। ठीक है, तो कोलंबिया की कैपिटल बोगोटो। ठीक है, बोगोटा। पेरू, कोलंबिया के बाद हम आए इक्वाडोर में। इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो। क्विटो के बाद हम आए किसमें, ठीक है, पेरू में। पेरू की कैपिटल लीमा इज फेमस फॉर क्लाइमेट चेंज समिट। ठीक है, इसको प्री कॉप भी बोलते हैं, बट यहाँ पे जो कॉप हुई थी दैट वाज COP20। ठीक है, फिर 2015 के अंदर पेरिस में जो कॉप हुई थी दैट वाज COP21, जिसके अंदर हम लेकर आए थे पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस किए गए थे। COP20 हुई थी, COP20 हुई थी। COP21 जो अगले साल होनी थी 2015 में, उसमें हम क्या क्या लेकर आएंगे उसकी डिस्कशन यहाँ हुई थी। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका 26 को एग्जाम था प्री का। ठीक है, इसके लिए आपने पिछले एक साल पूरी क्या की है, तैयारी की है। आपने पहले जो लास्ट ईयर शायद 24 को हुआ था, पता नहीं 25 मई को जो हुआ था पेपर, उस दिन हमने जो पेपर हुआ था उसको आपने एनालाइज किया था कि ऐसा ऐसा पेपर आया, अगले शायद ऐसा पेपर आ सकता है ना। तो उसके हिसाब से आपने पूरे एक साल में क्या किया था, बैठ के प्लान बनाया था और बैठ के पढ़ाई करी थी इस पेपर को आके अटेम्प्ट करने की। सिमिलरली जब भी कॉप होती है, ठीक है, अगर मान लो इस साल कोई कॉप होने वाली है, इस कॉप के अंदर क्या होगा उससे पहले आप एक प्री कॉप रखते हो। प्री कॉप में आप क्या करते हो, टारगेट सेट करते हो कि जो मेन कॉप होने वाली है उसमें हम बेसिकली डिस्कशन क्या करेंगे। ठीक है, आप उसमें डिसाइड करते हो कि हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसे टारगेट्स बिल्ड करने हैं, और उस पर आप सब एग्री करते हो, फिर आप अपने अपने घर चले जाते हो। फिर जो फाइनल कॉप होती है उस दिन आते हो, उस दिन वोटिंग होती है कि इसको हम मानते हैं, नहीं मानते, हम लागू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो 2015 की कॉप हुई थी उसमें क्या होगा वो हमने 2014 में ही क्या किया था, डिसाइड कर लिया था। डिसाइड कहां बैठ के करा था, लीमा के अंदर बैठ के किया था। ठीक है, बस ये याद रखना। तो पेरू का सिर्फ एक ही शहर याद रखोगे, वो है उसकी कैपिटल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुई थी आपकी क्लाइमेट चेंज की समिट। अब पेरू के बाद हम आ जाते हैं चिले में। दिखती भी मिर्ची जैसी है, नाम भी क्या है, चिले। ठीक है, चिले के अंदर 2-3 शहर है जो आपको याद होने चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया इनको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसकी कैपिटल दैट इज सेंटियागो। कैपिटल ऑफ चिले इज सेंटियागो। सेंटियागो, ठीक है, सेंटियागो। इसका जो सबसे पहला शहर है वो बिल्कुल पेरू के नीचे, यहाँ पे एक सर्कल बना लेना। ठीक है, ठीक है, पेरू के नीचे यहाँ पर लिखो अरिका। अरिका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट शहर चिले का जो उसकी कैपिटल के बाद है दैट इज अरिका। वाई अरिका, बिकॉज इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस, इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, अरिका क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस है पूरी धरती पर। अब इसमें ना कंट्रोवर्सीज काफी ज्यादा है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम बोले एक्सेप्ट फ्रॉम द पोलर रीजन्स,
अगर हम सिर्फ कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं सबसे ड्राइएस्ट प्लेस, तो वो बनेगी अरिका। पर अगर आप अपने पोल्स को, आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशन को भी कंसिडर करोगे, तो दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस एग्जिस्ट करेगी अंटार्कटिका के अंदर, जिसका नाम है मैक मुर्दो ड्राई वैली। ड्राई वैली, ये वैली आपके अंटार्कटिका के अंदर है। इसमें लास्ट 2 मिलियन ईयर से कोई बारिश नहीं पड़ी, ठीक है। तो अगर आप पूरी की पूरी धरती कंसिडर करते हो, इंक्लूडिंग योर पोलर रीजन्स एज वेल, तो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस ये होनी चाहिए। बट आप जब पढ़ते हो, आपको जब एग्जाम में आता है, तो वो क्या आता है? अरिका। अरिका इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसके ड्राइएस्ट प्लेस होने का भी क्या कह रहे हो? मैक मुंड्रो ड्राई वैली, ड्राई वैली, ठीक है, अंटार्कटिका के अंदर है, ठीक है। अब इसके सबसे ड्राई होने का रीजन क्या है? यहां पर आपका जाता है कोल्ड करंट, यहां से पास होता है आपका एक कोल्ड करंट, जिसको आप पेरुवियन करंट भी कहते हो या पेरू करंट कहते हो, ठीक है, या फिर इसको आप कहते हो हम्बोल्ड करंट। हम्बोल्ड करंट तो पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में, 40 डे के क्रैश कोर्स में भी था ओशन करंट्स का, है ना। तो यहाँ पे एक कोल्ड करंट जाता है, दैट इज हम्बोल्ड करंट या फिर पेरुवियन करंट या पेरू करंट। अब कोल्ड करंट क्या होता है? जब पानी ठंडा होता है तो वो कभी भी इवेपोरेट नहीं होता। पानी को इवेपोरेट करने के लिए गर्म होना पड़ता है, तभी उसकी भाप बनती है। ठंडे पानी की तो भाप नहीं बनती। तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या है? ठंडा है, तो उसकी भाप नहीं बनेगी। अब जब वो इवेपोरेट ही नहीं होगा, तो हवा में मॉइस्चर कैसे आएगा? हवा में अगर मॉइस्चर नहीं आएगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं पड़ेगी, बारिश नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगी? प्लेस ड्राई बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डेजर्ट एग्जिस्ट करता है, कौन सा डेजर्ट है चिली के अंदर? अतामा, ठीक है। वो भी इसी वजह से ड्राइएस्ट डेजर्ट है हमारी धरती का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट एग्जिस्ट करता है, कोई भी मॉइस्चर है ही नहीं हवा में, और जब तक हवा में पानी या वाटर वेपर्स नहीं होंगे, बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे, आपकी बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो रीजन भी आपको पता चल गया। हम्बोल्ड करंट या फिर पेरुवियन करंट, जो कि क्या है? कोल्ड करंट है, वो यहाँ से पास करता है, इसी वजह से यहाँ पर क्या नहीं एग्जिस्ट करती? आपकी मॉइस्चर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये क्या है? ड्राइएस्ट प्लेस, ठीक है। अब इसी के नीचे यहाँ पर बीच में, ठीक है, एक और शहर आता है, ठीक है, चीक्वी कमाटा। चीक्वी कमाटा आपका शहर है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपकी कॉपर की माइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कॉपर की माइंस हैं चिले में, ठीक है। ये अरिका के नीचे यहाँ पे, यस इट्स अ प्लेस। जैसे चिली के अंदर, जैसे देहरादून के अंदर अलग अलग शहर है ना, या फिर आप कह सकते हो उत्तराखंड के अंदर देहरादून है, नैनीताल है, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह हैं यहाँ पर, ठीक है। एक क्या है आपका? अरिका। अरिका के नीचे ही चीक्विकमाटा, ठीक है। ये क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ द कॉपर माइंस यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, उस वजह से ये शहर क्या है? सबसे फेमस है, ठीक है। अच्छा, पेरू का एक और फैक्ट भी लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। पहले ये वाला लिख लिया आपने। पेरू का एक फैक्ट लिख लेना कि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फॉस्फेट्स प्लस नाइट्रेट्स मिलते हैं सॉइल के अंदर, पेरू में फॉस्फेट्स प्लस नाइट्रेट, ठीक है। ये वाली कहानी तो रहेगी आपको बतानी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है जो आपका कोल्ड वाटर है वो क्या है? जाता है, कोल्ड करंट जाता है। जब भी कोल्ड करंट जाएगा तो क्या होती है? अपवेलिंग होती है। आपको पता है ना, यहाँ से क्या चलती है? आपकी ट्रेड विंड्स चलती हैं ईस्टर्ली। यहाँ से जो ट्रेड विंड्स चलती है पेरू वाली साइड से, वो सारा मॉइस्चर इकट्ठा करके ऑस्ट्रेलिया वाली साइड जाती है, फिर आगे जाके इंडिया में क्या करती हैं? मॉनसून करती है ना। तो जब यहाँ से ट्रेड विंड्स चलती हैं तो वो इतनी स्ट्रांग होती है कि ये वाला जो करंट है ये ऐसे घूमता है ना। तो पेरू के साइड क्या होती है? अपवेलिंग होती है। जो नीचे का पानी होगा, जो नीचे का फ्रेश वाटर होगा, वो क्या आने लगता है? हवा से ऊपर आने लगता है। और जब भी ओशन का नीचे का मॉइस्चर वाला पानी या रिच पानी ऊपर आता है, तो उसके साथ क्या आते हैं? आपके फाइटो प्लैंक्टन्स वगैरह आते हैं। छोटे छोटे नीचे जो आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो ऊपर आ जाते हैं। जब वो ऊपर आते हैं, उनके साथ क्या आ जाती है? मछलियां उनको खाने भी ऊपर आ जाती है।
क्योंकि जब यहाँ पे ट्रेड विंड चलती है तब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे होती है अपवेलिंग। उस प्रोसेस को जब नीचे वाला ओशन का पानी हवा के बहाव से ऊपर आना स्टार्ट कर देता है उसको आप क्या बोलते हो, अपवेलिंग। अपवेलिंग होने की वजह से जो नीचे वाले पानी के अंदर मॉइस्चर या आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। उन छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए नीचे से मछलियां भी उनके पीछे पीछे बिल्कुल सरफेस पे आ जाती है पानी के, ठीक है। तो उन मछलियों को खाने के लिए ऊपर से क्या आएंगी, चिड़िया, ठीक है। ऊपर से खाने के लिए क्या आएंगी, बर्ड्स आएंगी। अब बर्ड्स जितना खाना खाएंगी उतना वो एक्सक्रीट भी करेंगी। तो जो बार बार मछलियां खाने की वजह से जो आपके बर्ड्स हैं वो यहाँ पे काफी हैवी अमाउंट में अपने पूप गिरते हैं। उन पूप की वजह से यहाँ पर फॉस्फेट और नाइट्रेट्स की जो क्वांटिटी है सॉइल में वो भर भर कर है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस याद रखना कि फॉस्फेट और नाइट्रेट्स कहां से आए हैं, जो बर्ड्स के पूप होते थे। अब वहां पे बर्ड्स क्यों प्रेजेंट थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोल्ड करंट है ये ऊपर भागता है, नीचे से आपके फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाते हैं ऊपर, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए मछलियां आ जाती हैं। अब मछलियां बिल्कुल सरफेस पे होंगी तो चिड़ियों को खाने के लिए आसानी से मिल जाएंगी। तो चिड़िया उनको आएंगी, खाएंगी और वहीं पे अपना पूप करेंगी, और उस पूप की वजह से यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिलते हैं, फॉस्फेट और नाइट्रेट्स। और ये सिर्फ 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, ये जब से ये कॉन्टिनेंट्स बने तब से चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे फॉस्फेट और नाइट्रेट्स का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये भी एक स्टोरी याद रखना। यहाँ पे जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो, और यहाँ पे जो फॉस्फेट नाइट्रेट है, दोनों किससे रिलेटेड है, उस आपके हम्बोल्ट करंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, होगी दोनों प्लेसेस कवर। अब अगली है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की सिर्फ आप क्या याद रखोगे, कैपिटल ब्यूनोस एयरेस। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनोस आयरस। बस ये याद रखना है आपने अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है। ब्यूनोस आयरस से हम जाएंगे उरुग्वे, उरुग्वे, उरुग्वे ये नेक्स्ट कंट्री है आपके साउथ अमेरिका में। ब्यूनोस आयरस, BUENOS आयरस, AIRES, ठीक है। कैपिटल याद रखना क्योंकि हम जब लेक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस कैपिटल का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, तो कृपया इसकी जो कैपिटल है वो याद रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम उरुग्वे, छोटी सी आपकी क्या है, एक कंट्री है। इसकी भी बस आपने क्या याद रखनी है, कैपिटल याद रखनी है, दैट इज माउंट वीडियो। माउंट, मुझे सुनाई नहीं दे रहा जो भी कुछ कह रहा है, तो कुछ कह रहे हो आप में से, उधर कह रहे हो, ठीक है। उरुग्वे, उरुग्वे उसकी कैपिटल क्या है, माउंट वीडियो, ठीक है, माउंट वीडियो। अब आप उरुग्वे से ऊपर जाओगे तो आपको साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री मिलेगा जो कि क्या है, ब्राजील, ठीक है। सबसे बड़ी कंट्री साउथ अमेरिका में कौन सी है, ब्राजील। अब ब्राजील में 2-3 चीजें याद रखने के लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। पहले इसकी कैपिटल लिख लो, ब्राजीलिया। कैपिटल क्या है ब्राजील की, ब्राजीलिया। आगे चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ब्राजील लिख लो फिर बाकी हम कर लेते हैं, ठीक है। ब्राजील में यहाँ पर एक आपकी माइन एग्जिस्ट करती है जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे, दैट इज कराजस माइन। कराजस माइन, और ये फेमस किस लिए है, क्योंकि इसमें से भर भर के आपका आयरन निकलता है। क्या निकलेगा, आयरन। कराजस माइन, कराजस माइन कहाँ पर है, आपके ब्राजील के अंदर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो स्टेट PCS में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये क्या है, कराजस माइन, जो कि कौन सी कंट्री का पार्ट है, ब्राजील का है। क्या निकलता है इसमें से, आयरन निकलता है इसमें से, ठीक है। अब इसके 2-3 शहर हैं जो आप याद रखिएगा, ठीक है, 1, 2, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे रियो डी जनेरियो। ये शहर तो सुना होगा अगर थोड़ी सी भी इन्वायरमेंट वगैरह पड़ी है। यस, ये किस लिए फेमस है, सबसे पहले ये ब्राजील का क्या है, पोर्ट है। ब्राजील का क्या है,
पोर्ट है सबसे, यस इट इज अ पोर्ट, इट इज अ पोर्ट। यहाँ पे पोर्ट है, बेसिकली सिटी है बट कोस्ट के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे पोर्ट भी एग्जिस्ट करता है जो क्या है, रियो डी जेनेरियो पोर्ट। ठीक है। दूसरा 1992 के अंदर यहाँ पर एक समिट हुई थी जिसको आप बोलते हो रियो अर्थ समिट। हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट को लेकर अगर कोई सबसे बड़ा लैंडमार्क डिसीजन हुआ था तो वो ये समिट हुई थी, क्योंकि इसमें आपके 3 बड़े बड़े कन्वेंशंस निकले थे। एक आपका बायोडाइवर्सिटी को लेकर, एक आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर, एक आपका डेजर्टिफिकेशन को लेकर। 3 मेजर जो आपके कन्वेंशंस थे वो इसी एक समिट से निकले थे, और वो ही 3 कन्वेंशंस है जो मेजर लेवल पे सारे इंटरनेशनल आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रोटोकॉल्स उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे 1992 के अंदर क्या हुआ था, रियो अर्थ समिट हुआ था। ठीक है। यहाँ पर एक बीच भी एग्जिस्ट करती है, कोपा कबाना बीच, कोपा कबाना बीच वर्ल्ड फेमस बीच है, इतनी सुंदर है। ठीक है। तो वो भी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, रियो डी जेनेरियो में, जो कि कहां पर है, ब्राजील के अंदर। ठीक है, देख लिया। अब इसके साथ में ये जो इसके साथ में हम कर रहे हैं वो उसको थोड़ा सा पीछे बनाना, क्योंकि वो पोर्ट नहीं है। ठीक है। यहां पर ये वाली जो सेकंड नंबर पे है दैट इज साउ पोल, साउ पोल है ना, यस इट्स अ प्लेस, पोलो, साउथ पोलो, साउ पोलो, साउ पोलो। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहां पर है कॉफी की प्लांटेशंस, कॉफी की प्लांटेशंस हैं यहां पर, और इन प्लांटेशंस को आप बोलते हो फजेंडा, फजेंडा प्लांटेशंस। ठीक है। साओ पोलो में है कॉफी की प्लांटेशंस। ठीक है। जैसे आपकी टी की प्लांटेशन, जैसे हमारे दार्जिलिंग की टी बहुत फेमस है ना, वहां पे ये जो ब्राजील की कॉफी है वहां पे जो मेजर प्लांटेशन है दैट इज फजेंडा प्लांटेशन। वो कौन सी इसकी प्लेस में है, दैट इज साओ पोलो। और साओ पोलो का एक और सा यूनिक फीचर कि ये एग्जैक्टली लाइक करता है किस पे, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है। अभी दिखाती हूँ, ये देखो, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है किससे, ब्राजील से। बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ही ये एग्जिस्ट करेगा, दैट इज साओ पोलो। ठीक है। एक तो इसलिए फेमस है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होके जा रही है, इसके बीचों में से जाएगी। दूसरा यहाँ पे कॉफी की प्लांटेशन है जिनको आप क्या बोलते हो, फेजेंडा। ठीक है। अब यहाँ पे कॉफी बन रही है तो कॉफी एक्सपोर्ट भी करोगे, तो एक्सपोर्ट करने के लिए उसी के नीचे एक और पोर्ट एग्जिस्ट करता है दैट इज पोर्ट सेंटो। यहाँ पे इसके नीचे एक और पोर्ट एग्जिस्ट करेगा दैट इज पोर्ट सेंटो। कुछ जगह पे इसको सेंटोस भी लिखते हैं, कुछ जगह पे ये सेंटो भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। ठीक है। यहाँ बन रही है कॉफी, एक्सपोर्ट कौन करेगा, पोर्ट सेंटो। तो सबसे ज्यादा ब्राजील की अगर कॉफी कहीं से एक्सपोर्ट हो रही है तो वो कौन से हो रही है, पोर्ट सेंटो से हो रही है। ठीक है, याद रहेगा ये सारा। चलो आज ये